नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज एक खास दिन है। आज है 8 फरवरी। 8 फरवरी का मतलब आज दिल्ली के चुनाव का नतीजा आ रहा है। अभी बजा है 12:30 बजे के आसपास हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और 12:30 के आसपास जो स्थिति है वो करीबन भाजपा को 45 सीटें मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी को करीब 25 सीटें मिल रही हैं। इसमें अब जो फाइनल टैली इसमें 2 4 5 ऊपर नीचे होगी, इससे ऊपर नहीं होना है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी 10 साल के बाद सत्ता से बाहर हो रही है। आज जो हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें हम दो चीज़ का विश्लेषण करना चाहते हैं, जिसमें नंबर एक तो आम आदमी पार्टी की आखिर हार हुई क्यों, ऐसा क्या रहा कि दिल्ली में मतलब 67 सीटें और 62 सीटों के बाद एकदम से वो 20 और 25 के बीच जाके सिमटने वाले हैं। अंदाज़ा लगा रहा हूँ 20 से 25 के बीच सिमटने वाले हैं। नंबर दो कि आम आदमी पार्टी के सारे दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, ये तीनों बड़े नेता जीतते हुए दिख नहीं रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूं, मैं 12:30 बजा है, ये लोग बार बार आगे पीछे हो रहे हैं। 200-300 वोटों के मार्जिन से आगे पीछे हो रहा है। आतिशी थोड़ा ज़्यादा हो रही है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आंख खोलने वाली आम आदमी पार्टी के लिए चीज़ है कि उनके बड़े नेता जीत नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से उन्होंने इतिहास रचा था 2013 में, जब उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर वहाँ की थी उस समय इन्होंने शीला दीक्षित जी को हराकर वहाँ से विधायक पहली बार बने थे। आज उसी सीट पर शीला दीक्षित जी के बेटे, ये देखिए ये किस तरह से इतिहास अपने आप को दोहराता है कि आज उसी नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित उस सीट पर उनके सामने रहे और जो अरविंद केजरीवाल जी की हार का जो फाइनल जो उसमें सीलबंद मोहर जो लगाई है वो संदीप दीक्षित जी ने ही लगाई है। उन्होंने जिस तरह से ज़बरदस्त कैंपेन किया और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को उन्होंने घर घर जाके एक्सपोज किया, उसने अरविंद केजरीवाल जी को आज इस तरह से इस हालत में पहुंचा दिया। मनीष सिसोदिया जी अभी कुछ दिन पहले ही जेल से निकले हैं। उन्होंने भी उनकी सीट चेंज करी गई, वो पटपड़गंज से जंगपुरा गए, जहाँ पे शुरू से हम लोगों का अंदाज़ा था कि जंगपुरा उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। और कांग्रेस और बीजेपी ने चुन चुन के उन सभी सीटों के ऊपर जो आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड थे, जहाँ पे बड़े नेता लड़ रहे थे, उन पे जाके दोनों पार्टियों ने जम के कैंपेन किया, जम के प्रचार किया, जम के आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाया, जिसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी आज हाशिए पे आ गई है। अब हम एक विश्लेषण करना जरूर चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी जो इस तरह से सत्ता के मद में चूर थी और सत्ता जिस तरह से उसको मिली थी, जिस तरह से दिल्ली की जनता ने उसको सर पे बिठाया था, उसमें क्या आखिर ऐसा हुआ कि वो एकदम से इस बुरे हाल में पहुंच गए। आखिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, आम आदमी पार्टी आज से करीब हफ्ते से 10 दिन पहले, यूनियन बजट आने से पहले तक आम आदमी पार्टी हल्का सा 3540 के बीच में जा रही थी, कि ऐसा अंदाज लगाया जा रहा था कि ये 35-40 के बीच में बस किसी तरह से सरकार बनाएंगे। और जो आम आदमी पार्टी के लोग और बीजेपी और कांग्रेस के सारे लोग ये मान रहे थे, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इस मार्जिन से बनेगी तो बड़ी मुश्किल होगी सरकार चलाने में। ये उनका ऐसा मानना था। लेकिन वो ये मान रहे थे कि हम 35-40 के बीच आ जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा एक ट्रम्प कार्ड फेंका बजट वाले दिन कि अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित्त हो गए। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? नंबर एक, फ्री बी पॉलिटिक्स, कि हम तुम्हें फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री बस यात्राएं देंगे और भी जो सोच लो फ्री दे देंगे। और नंबर दो,
मुस्लिम तुष्टीकरण खैर कांग्रेस का भी रहा है हमेशा से, वो इन्होंने उनसे ले लिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के इनके जो ब्रांड एम्बेसडर थे अमानतुल्लाह खान, वो हार रहे हैं अपनी सीट से, ओखला से वो हार रहे हैं और भाजपा से ही हार रहे हैं। ये भी कमाल की चीज़ है कि जिसपे जो मुस्लिम बहुल सीट है उस पर भाजपा आगे चल रही है। वहाँ पे हालांकि एक चीज़ आपको और ऐड कर दूं, वहाँ पे हैदराबाद वाले ओवैसी जी की पार्टी भी जम के ताल ठोक रही थी। ये बेसिकली ये दो मुद्दे थे ऐसे। और तीसरा जो मुद्दा था कि सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है, एक हम कट्टर ईमानदार हैं और हम ईमानदारी से सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो हम ये फ्री भी दे रहे हैं ये ईमानदारी से जो हम पैसे बचाएंगे वो हम दे रहे हैं। तो ये तीन जो थे उनके ऊपर ये सरकार बनी थी। और फ्रीबी पॉलिटिक्स का जिसमें बहुत बड़ा रोल था। अब क्या हुआ बजट वाले दिन, आप ये लगातार सारे दिल्ली के वोटर्स को एक फ़ोन आता था, नमस्कार जी मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, आपको पता है कि अगर बीजेपी वालों ने ये ठान लिया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी तो जो सुविधाएं दिल्ली वालों को मुफ्त मिल रही हैं वो विड्रॉ कर ली जाएंगी। ऐसा था या ना था, बीजेपी ने कभी ऐसी घोषणा नहीं करी थी कि वो फ्री बिजली फ्री पानी वापस कर लेगी। इतना आसान नहीं होता, जब कोई चीज़ मिलने लगती है तो इतना आसान नहीं होता उसको विड्रॉ कर पाना किसी भी सीट के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। फिर बीजेपी ने यह क्लेम किया कि वो कोई भी फ्रीबी को विड्रॉ नहीं करेगी, लेकिन वो सिर्फ बातें थी। लेकिन जिस तरह से यूनियन बजट में सीधे सीधे डायरेक्ट टैक्स में जो सुविधा दी गई, जो एग्जेम्पशंस दिए गए, उससे बीजेपी ने यह बता दिया कि हम फ्रीबी पॉलिटिक्स के अब अगेंस्ट नहीं हैं। फ्रीबी पॉलिटिक्स अब भारतीय राजनीति का एक, वो अच्छी है या बुरी है उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फ्रीबी पॉलिटिक्स की उपयोगिता और महत्ता को बीजेपी ने भी मान लिया और फ्रीबी पॉलिटिक्स की राजनीति में घुस गए, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी की ये हालत हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और स्पष्ट बता दूं, ऐसा नहीं कि फ्रीबी पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार कुछ अपने घर से लाके लोगों को दे देगी, कुछ नहीं, आप ही से लेना, आप ही को देना है, एक दूसरे हेड में लेना और दूसरे हेड में दे देना है। बस ये है कि वो हेड चेंज हो जाना है, पैसा आपका ही है। तो जो जीएसटी आप देते हैं, जो एक्स्ट्रा हुआ, जो सरप्लस जीएसटी है, उसको डायरेक्ट टैक्स में आपने वापस कर दिया। तो इस तरह से टैक्स का जो दायरा है, जो जीएसटी के माध्यम से बढ़ा था, उसका फायदा जो टैक्स पेयर्स है, जो लिमिटेड टैक्स पेयर्स है, उसको थोड़ा सा पास ऑन कर दिया गया। सिर्फ इतना हुआ है। अब आता है दूसरा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। 2013 में जिस तरह से ईमानदार, कट्टर ईमानदार की छवि के साथ अरविंद केजरीवाल जी लड़े थे, उस समय कट्टर ईमानदारी ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स को किसी न किसी तरह हाशिए पर डाल दिया था। और हालांकि जो भी कांग्रेस को उस समय सीटें मिली थी, जो 8 सीटें मिली थी, वो मुस्लिम वोटर्स का ही इम्पैक्ट था कि वो मिली, लेकिन जो 2015 में मिली वो मुस्लिम वोटर जो था वो केजरीवाल जी के साथ आ गया। अब इस बार क्या हुआ, मुस्लिम वोटर जिस तरह से कांग्रेस दोबारा से दमखम के साथ लड़ी, मुस्लिम वोटर कंफ्यूज हो गया। मुस्लिम वोटर जो लोकसभा की परफॉर्मेंस थी कांग्रेस की 99 सीटें, उसमें उसे लगा कि शायद कांग्रेस अब दोबारा से वापस आ सकती है। और जिस तरह से कांग्रेस ने, खैर इसमें दिल्ली कांग्रेस की लीडरशिप को क्रेडिट देने वाला है कि बिना केंद्र के नेताओं के सपोर्ट के उन्होंने जिस तरह से दिल्ली का चुनाव लड़ा, वो वाकई काबिले तारीफ है। संदीप दीक्षित जी और बाकी कांग्रेस के नेताओं को वाकई ये लोग बधाई के पात्र हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है और किस तरह से संगठन ग्राउंड पे वोटर से कनेक्ट कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, जो कांग्रेस का कल्चर कभी नहीं रहा है, वो इन्होंने करके दिखाया। जो बेसिकली बीजेपी की स्ट्रेंथ थी, वो उन्होंने उस ग्राउंड पे जाके खेला, जिसने आम आदमी पार्टी का मुस्लिम वोटर काट दिया। नंबर 2, मुस्लिम वोट बैंक कटने का कि इस बार ओवैसी जी, हैदराबाद वाले ओवैसी जी की पार्टी ने दिल्ली में अपना ताल ठोका। अब AIMIM अगर खड़ी होगी तो जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अभी तक ये मुसलमानों को भी ये पता लग चुका है कि जो वोटर है
वो लोग सिर्फ वोटर के लिए वो एक वोटर हैं नेताओं के इस्तेमाल के लिए, ना कि उनको कुछ देने के लिए। तो जहां AIM आती है तो वो थोड़ा सा उनको लगता है ये हमारी पार्टी है। जो उनका वो हमारी पार्टी वाला कनेक्ट है, उसका लाभ ये होता है कि वो वोटर उधर चला जाता है। और AIM जो बनी है वो ऐसे ही बनी कि वो उन्होंने कहा ये तुम्हारी पार्टी है, ये अपनी पार्टी है। अभी तक क्या होता है कि लालू, मुलायम, इन लोगों ने उनके वोटर को लेके अपनी सत्ता बनाई है, अपना सत्ता में आए हैं, उनके लिए पलट के कुछ नहीं किया। यहां तक कि मुस्लिम बहुल सीटों पे इस बार बीजेपी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बीजेपी को भी इस बार ऐसा, अभी ये तो विश्लेषण अभी नहीं हम कर सकते, ये तो 1 या 2 दिन बाद हम कर पाएंगे कि मुस्लिम मतदाता भी इस बार भाजपा की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से और सबसे दुखी हो चुका है। और उसे कुछ हद तक ये शायद लग रहा है कि अब भाई जब इन लोगों ने जीतना ही नहीं है तो जो जीत रहा है उसके साथ हो जाओ। शायद अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है, इसलिए मैं इस पर अभी कोई बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं इनके यहां से चला गया। और जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के हार का, वो रहा दिल्ली में विकास ना होना। दिल्ली में विकास ना होना तो एक डिफरेंट बात हो गई, जो विकास हुआ था उसको भी इन्होंने धराशाही कर दिया, ठप हो गया। दिल्ली वासी आज की तारीख में जूझ रहा है गंदी हवा से, गंदे पानी से, गंदी यमुना नदी से, टूटी सड़कों से, सड़कों पे सीवर के पानी से। हालत यह है कि आप दिल्ली के, शायद ही दिल्ली में महीना भर ऐसा जाता हो कि जब वहां पे हवा इस तरह की हो कि जिसमें आप शुद्ध हवा में सांस ले सकें। पहले इनके पास एक वो होता था, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के तो माहिर हैं। पहले होता था पंजाब से पराली आती, पंजाब में कांग्रेस का शासन है, उनके साथ उनको हम नहीं कन्विंस कर सकते। अब तो पंजाब में इनका शासन आ गया, अब इन्होंने करना शुरू कर दिया कि केंद्र हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब इनके पास दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का कोलैप्स कर गया पिछले 10 सालों के अंदर। देखिए उसका रीजन था कि जो आप टैक्स का पैसा लेते हैं, जो आपको पैसा आता है डिफरेंट माध्यमों से, अलग अलग स्रोतों से, उसको आप इस्तेमाल करते हैं सड़कें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, विकास कार्यों में। आपने उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया फ्रीबीज में और मौलानाओं को तनख्वाहें देने में। आपके पास पैसा बचा कहाँ? जब आपका पैसा नहीं बचा तो आप तो यही करोगे कि वो धीरे धीरे, हालत ये हुई कि आपके जितने भी आपने वो हवा साफ करने वाले टावर बनाए थे, सारे के सारे बंद पड़े हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। यमुना पे 7,000 करोड़ खर्च हुए, वो कहाँ चले गए किसी को नहीं पता, उसका किसी को जवाब नहीं पता, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा आप जो सड़कें थी, वो कोई मेन सड़कों को छोड़ दिए, अंदर की सड़कों की मरम्मती नहीं हुई ज़मानों से। अगर कोई आदमी थोड़ा बीमार हो तो उन सड़कों पर चल के अस्पताल पहुंच जाएगा, ये हालत है उन सड़कों की। सीवर का पानी सड़क के नीचे, सीवर के अंदर कम, सड़क के ऊपर ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों ने जनता को, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें परेशान कर दिया। वो त्रस्त हो गई थी कि भाई आपने साल भर आरोप प्रत्यारोप कर लिए, 2 साल कर लिए, 5 साल कर लिए, 7 कर लिए, 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से तुम सरकार चला रहे हो, आज तक तुम्हारे पास कोई और जवाब नहीं है सिवाय कि एलजी पे दोषारोपण करने के लिए, केंद्र सरकार पे दोषारोपण करने के लिए। आप जब सरकार चलाने आए हैं तो आंदोलनकारी का चोला बाहर रख के आइए। आप आंदोलनकारी जब तक थे तब तक थे, 2013 के बाद से आप सरकार बना रहे हैं। अब आप आंदोलनकारी मत बनिए, अब आप जनता के लिए काम करिए। जनता को आप बेवकूफ़ बना के सरकार बना सकते हैं, सरकार चला नहीं सकते, ये जनता ने दिखा दिया। जनता हमारी भोली हो सकती है लेकिन बेवकूफ़ नहीं हो सकती है, ये इस बार दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है। अभी एक खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार गए हैं, प्रवेश वर्मा वहाँ से जीत गए हैं। अगर ये बात सही है तो इतिहास ने एक बार अपने आप को दोबारा से दोहरा दिया है कि जिस भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ, वो सही थे या गलत थे, कुछ ना कुछ तो सही रहे होंगे, लेकिन कट्टर ईमानदार, दिल्ली के भारतीय राजनीति के कट्टर ईमानदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी राजनीति नई दिल्ली, उसमें गोल मार्केट सीट से शुरू की थी कि शीला दीक्षित जी बेईमान हैं,
उनको हराना है। आज उसी सीट से जेल से छूटे हुए, जमानत पे छूटे हुए मुख्यमंत्री, जो कट्टर ईमानदार अपने आप को नहीं कहते, वो वहां से हार गए हैं। ये सारा का सारा जो समीकरण बदला है, इसमें दो लोगों को क्रेडिट जाता है, एक कांग्रेस पार्टी को और दूसरा यूनियन बजट को, और तीसरा तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी खुद, जिन्होंने उस सीट को गिफ्ट दे दिया काम ना करके बीजेपी को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्दी हम लोग फिर आएंगे इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि आखिर मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार आम आदमी पार्टी का साथ क्यों नहीं दिया। तो इंतजार करिए जन्मभूमि के टीवी के नए एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार। कितने